सभी अध्यापक साथियों को नमस्कार और आप सभी को भारत के 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी संबोधन के साथ मैं आपका सूर्यनगरी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, रीट परीक्षा 2025 की तैयारी में बाल विकास और मनोविज्ञान की कुछ कक्षाएं सिरे से आपके सामने उपस्थित की है और उसके बाद आज की कक्षा। चूंकि आज दो कक्षाएं आनी हैं, शाम को एक विस्तृत लाइव के अंदर हम कई सारे बाल विकास के सिद्धांत पढ़ेंगे और उससे पूर्व एक सिद्धांत की हम इसी कक्षा में चर्चा करेंगे। वो सिद्धांत है, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, विलियम मैकडूगल का मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत। ये मानव व्यवहार को संचालित करने वाली मूल प्रवृत्तियों की चर्चा है जो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक विलियम मैकडूगल ने पेश की है। उनके अनुसार मनुष्य के अंदर जन्मजात कुछ मूल प्रवृत्तियां होती, कुछ मूल गुण होते हैं, कुछ मूल ऐसे लक्षण होते हैं जिनकी वजह से मनुष्य बिना मानसिक कार्यों के व्यवहार करता है। जैसे कि शैशवावस्था के अंदर हमने देखा था कि एक शिशु सहज क्रियाएं करता है। जो उसकी सहज क्रियाएं होती है, उन क्रियाओं के लिए उसके मानसिक विचार जिम्मेदार नहीं होते। उसकी जन्मजात मेधा, जन्मजात गुणवत्ता, उसके अंदर कुछ बोरन क्वालिटीज होती है जो उसको इस व्यवहार के लिए प्रेरित करती है। इन्हीं मूल प्रवृत्तियों का अध्ययन आज की कक्षा में करना है। तो चलते हैं मुद्दे पर सीधा। आज की कक्षा का मुख्य मुद्दा है बाल विकास के सिद्धांतों के अंदर विलियम मैकडूगल का सिद्धांत। विलियम मैकडूगल एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत मानव व्यवहार के लिए जिम्मेदार माना है। हालांकि हम इसको बाल विकास के सिद्धांतों में पढ़ रहे हैं, लेकिन यह सिद्धांत मूल रूप से पढ़ा जाना चाहिए अभिप्रेरणा के सिद्धांतों में। चूंकि बाल विकास के अंदर सभी चीजें आ जाती है, अधिगम आ जाता है, अभिप्रेरणा आ जाती है, व्यक्तित्व, बुद्धि, सब कुछ बाल विकास के अंदर विकसित होती हुई चीजें हैं। इसलिए इनको अगर ज्यादा अलग किया जाए तो वो कम प्रासंगिक है। और अगर हम यहाँ पर बाल विकास के सिद्धांतों के रूप में मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत पढ़ लेते हैं तो फिर उसको हम अभिप्रेरणा के टाइम वापस सिर्फ नाम से ही काम चला सकते हैं कि बाल विकास के सिद्धांत पढ़ते टाइम हमने विलियम मैकडूगल का मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत पढ़ लिया था और वो अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अंतर्गत भी आता है। विलियम मैकडूगल का सिद्धांत और कौन सा सिद्धांत? मूल प्रवृत्ति सिद्धांत या मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत। इस सिद्धांत का इंग्लिश नाम होगा इंस्टिंक्ट्स थ्योरी। इंस्टिंक्ट्स थ्योरी, इसको अंग्रेजी में कहते हैं इंस्टिंक्ट्स थ्योरी। इंस्टिंक्ट्स का मतलब मूल प्रवृत्तियां। अब जिस भी विकास के सिद्धांत को हम पढ़ते हैं उसमें विकास के सिद्धांत को देने वाले मनोवैज्ञानिक मुख्य रूप से विकास की क्या बैकग्राउंड बताते हैं, क्या व्यवहार का कारण बताते हैं, विकास के लिए जिम्मेदार तत्व किनको बताते हैं। परीक्षा में प्रश्न मूल रूप से वहां से पड़ता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार पहला जो प्रश्न बनने की संभावना वो तो यही है, मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने दिया, या मानव व्यवहार को प्रेरित करने वाले तत्व के रूप में मूल प्रवृत्तियों की व्याख्या किसने की। तो उसका हमारा उत्तर हो जाएगा स्पष्ट रूप से व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक विलियम मैकडूगल। अब विलियम मैकडूगल आगे मूल प्रवृत्तियां कहते किसको हैं, हमें सबसे पहले वो समझना है। मूल प्रवृत्तियां चूंकि मानव व्यवहार का चालक होती है, और इसी कथन के साथ हम शुरू कर देते हैं। विलियम मैकडूगल का एक कथन है, इसी के साथ शुरू करते हैं जिससे कि ज्यादा समझ में आए बातें। विलियम मैकडूगल का कथन है कि मूल प्रवृत्तियां मानव व्यवहार की अद्भुत चालक हैं। मूल प्रवृत्तियां मानव व्यवहार की अद्भुत चालक है। व्यवहार का मतलब हमारे द्वारा किया जाने वाला प्रत्येक क्रियाकलाप है जिसके अंदर हमारा बोलना, हमारा पढ़ना लिखना, हमारा सुनना या किसी प्रकार की अन्य गतिविधि करना, सब कुछ हमारे व्यवहार के अंतर्गत आता है। और जब अधिगम टॉपिक हम पढ़ेंगे तो व्यवहार के निर्माण को, व्यवहार के परिवर्तन को और व्यवहार के अंदर उत्तरोत्तर आने वाले परिमार्जन को ही अधिगम कहा जाता है, उसी को सीखना कहा जाता है। तो मूल प्रवृत्तियां मानव व्यवहार की अद्भुत चालक है। अद्भुत होने का मतलब सामान्य नहीं होना, और चालक का मतलब चलाने वाला। चालक का अर्थ होता है ड्राइव। इस चालक को हम अभिप्रेरणा टॉपिक के अंदर बहुत बढ़िया से समझेंगे। फिलहाल चालक या ड्राइव का मतलब होता है व्यवहार को प्रेरित करने वाली वस्तु या फिर व्यवहार को प्रेरित करने वाली स्थिति, जिसको व्यवहारवाद के अंदर हम उद्दीपक के नाम से भी जानते हैं। व्यवहारवादियों के द्वारा दी गई जितनी भी थ्योरीज है
उनके अंदर वातावरण में मौजूद एक उद्दीपक होता है जिसके प्रति प्रतिक्रिया करके प्राणी सीखता है। तो उसी प्रकार के चालक जो हैं वो उद्दीपक के रूप चालक और उद्दीपक दोनों एक ही टाइप के होते हैं। अब विलियम मैकडूगल कहते हैं कि मनुष्य के अंदर कुछ मूल प्रवृत्तियां होती है और ये उसके व्यवहार को चलाती है। अब समझना है कि मूल प्रवृत्तियां होती क्या है। तो साथियों, जो भी कार्य हम चेतन मस्तिष्क से या मौजूदा मस्तिष्क को उपयोग में लेकर करते हैं वो हो जाती है मानसिक क्रियाएं। और उन क्रियाओं के लिए अगर हाथ पैर मांसपेशियां इत्यादि हिलती है तो फिर उनको कहते हैं मनोगत्यात्मक क्रियाएं, यानी मानसिक और शारीरिक संयोग से जो क्रिया होती है वो हो जाती है मनोगत्यात्मक क्रिया, साइको मोटर एक्टिविटीज। लेकिन मूल प्रवृत्तियां जो है उसमें मस्तिष्क का योगदान नहीं होता, यानी ये एक प्रकार की अनैच्छिक क्रियाएं हैं। इनको हम अनैच्छिक क्रियाओं के रूप में जान सकते हैं। अनैच्छिक क्रियाएं, मूल प्रवृत्तियों पर कंट्रोल नहीं हो सकता। इसके एक एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि मूल प्रवृत्ति क्या होती है। मान लो कि हमें चोट लगती है, सिर पे, हाथ पे, पैर पे, कहीं पर भी। चोट लगने के तुरंत बाद हमारी एक आवाज निकलती है जो दर्द को थोड़ा कम करती है। अनचाही आवाज निकलती है जिसको चाह कर भी हम रोक नहीं सकते, तो वो हमारी मूल प्रवृत्ति है। उस पर हमारी इच्छा कार्य नहीं करती। मान लो किसी बच्चे को हम डराते हैं और वो अचानक रोने लगता है, जानबूझकर वो रो नहीं रहा है लेकिन वो जानबूझकर उसको कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा है, तो किसकी वजह से? वो व्यवहार उसकी मूल प्रवृत्तियों की वजह से होता है। तो मूल प्रवृत्तियां ऐसी क्रियाएं होती है जो अनैच्छिक प्रकार की होती है। इससे अधिक अगर समझना है तो मूल प्रवृत्तियों के लिए समझते हैं कि इन पर बस नहीं चलता, इन पर हमारा वश नहीं चलता, वश नहीं चलता। ये जन्मजात होती है, ये मानव प्रकृति के अंदर, प्राणियों की प्रकृति के अंदर नेचुरली इनबिल्ट होती है, प्राकृतिक रूप से होती है, जन्मजात ये साथ में ही आती है, इनको खत्म नहीं किया जा सकता, ये ताउम्र हमारे साथ ही रहती है। और एक मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत है सिगमंड फ्राइड का, जिसकी चर्चा हम रात की लाइव क्लास में करेंगे। मनोविश्लेषणवाद क्या है? मनोविश्लेषणवाद के अंदर सिगमंड फ्राइड ने 3 मन बताए, चेतन मन, अचेतन मन और अर्धचेतन मन। उसमें से जो अर्धचेतन मन है वो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है और उसके अंदर आदमी की दमित इच्छाएं दबी हुई रहती है। और मनोविश्लेषणवाद के अनुसार ये जो अचेतन मन है इसके अंदर ऐसी बातें रहती है जिस पर चेतन मन का वश नहीं चलता, यानी हमारे वर्तमान मानसिकता, हमारे दिमाग का वश नहीं चलता। तो उन्हीं दमित इच्छाओं में से अचेतन मन की जो दबी हुई इच्छाएं, अचेतन मन की मानसिकताएं होती है, उसके अंदर से एक चीज जो है मूल प्रवृत्तियां हैं। अब मूल प्रवृत्तियों के बारे में नष्ट नहीं किया जा सकता, इसको बदला नहीं जा सकता। इस संबंध में अगर बात करें तो ये है कि मूल प्रवृत्तियां जो हमारे साथ पैदा हुई है उसको हम चाह कर भी खत्म नहीं कर सकते हमारे अंदर से, चाहे कितनी भी प्रैक्टिस कर लें। अगर कहीं चोट लगेगी तो आंखों में आंसू तो आने ही आने, उनको हम चाह कर भी रोक नहीं सकते। तो चोट लगी और प्रतिक्रिया स्वरूप हमारी आंखों में आंसू आई, ये हमारी मूल प्रवृत्ति है, इसको हम बदल नहीं सकते। तो विलियम मैकडूगल उन्हीं मूल प्रवृत्तियों को मानव व्यवहार का चालक मानते। उनका कहना है कि आदमी के अंदर जो मूल प्रवृत्तियां इनबिल्ट, नेचुरली बिल्ट होती है, उसी की वजह से वो व्यवहार करता है और उनको समाप्त या बदला नहीं जा सकता। हाँ, समय के साथ थोड़े अभ्यास से, थोड़ी प्रैक्टिस से उनमें थोड़े कुछ संशोधन किए जा सकते हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से, लेकिन पूरी तरीके से उनको खत्म कर दें ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे कि हमें कभी किसी चीज पर गुस्सा आता है, क्रोध आता है, तो क्रोध के बदले में हम क्या करते हैं? या तो अनाप शनाप बकते हैं, या किसी को मारने की इच्छा होती है, या किसी चीज को तोड़ फोड़ करते हैं, यानी विध्वंसात्मक गतिविधियां करते हैं क्रोध के कारण। तो क्रोध जो है भावना, उसके प्रति जितनी भी प्रतिक्रियाएं हमने की है, हम चाह कर उनको थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जब जब क्रोध प्रकट होगा तब तक हमारे उस क्रोध के प्रति हमारी कुछ न कुछ गतिविधि तो प्रकट जरूर होगी। इसका मतलब ये हुआ कि हम ताउम्र कोशिश करके भी क्रोध नाम के संवेग के प्रति उत्पन्न होने वाले जो युयुत्सा या युद्ध करने की इच्छा है उसको हम खत्म नहीं कर सकते। यही होती है मूल प्रवृत्ति का सामान्य परिचय। अब इस कथन को हमें याद रखना है कि मूल प्रवृत्तियां जो है मानव व्यवहार का अद्भुत चालक होती है। बात किसने कही है? विलियम मैकडूगल ने कही है। अगर इस कथन को हम रटकर याद करते हैं तो हमारे 2 काम हो जाते हैं, एक तो परिभाषा याद हो जाएगी और दूसरा विलियम मैकडूगल ने ही मूल प्रवृत्तियों की बात की है, इसको भी हम समझ जाएंगे। हालांकि मूल प्रवृत्तियों पर मनोविश्लेषणवाद में भी थोड़ी बात की गई है कि जो अचेतन मन के अंदर दमित इच्छाएं होती है वो मूल प्रवृत्तियों की भांति होती है, यानी मूल प्रवृत्तियां ही अचेतन मन की दमित इच्छाओं में होती है। इसके अलावा हमने शैशवावस्था पढ़ी थी, तो शैशवावस्था में एक
सहज क्रियाएं थी। मूल प्रवृत्तियां जो होती है ये सहज क्रियाएं करवाती है। शैशवावस्था में जो व्यवहार होता है वह सहज क्रियाओं पर ही निर्भर करता है, और ये सहज क्रियाओं या सहज क्रियाएं जितनी भी होती है ये प्राकृतिक और स्वाभाविक होती है। इन पर नियंत्रण नहीं होता। इनको करने के लिए मस्तिष्क के आदेशों की आवश्यकता नहीं पड़ती। चूंकि शैशवावस्था के अंदर मस्तिष्क और शरीर की मांसपेशियों के बीच में समन्वय नहीं होता, तो शिशु अपनी गतिविधियां दिमाग के इशारों पर नहीं करके अपने स्वभावगत गुणों, अपनी मूल प्रवृत्तियों के आधार पर करता है। इसलिए सहज क्रियाओं को मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार कहते हैं। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार कहते हैं। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। और ये मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार किस अवस्था में पाया जाता है ये भी हम लिख लेते हैं। ये दोनों चीजें पाई जाती है इन्फेंसी में, शैशवावस्था में। शैशवावस्था में, शैशव काल के अंदर इन मूल प्रवृत्तियों से प्रेरित मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार होता है, जिनको हम सहज क्रियाएं भी कहते हैं, मूल प्रवृत्तियां भी कहते हैं। ये अनैच्छिक प्रकार की होती है। ये इसकी मूल मूल बातें थी जिसको हम मूल प्रवृत्तियां कहते हैं। मैकडूगल ने भी इनको इसी प्रकार से परिभाषित किया है। अगर आप पहले मूल प्रवृत्ति समझ जाते हैं तो फिर हम उसको आगे बढ़ाते हैं। इससे आगे हमको लिख लिख कर देखना होगा कि मूल प्रवृत्तियों के अंदर कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती है, क्योंकि प्रश्न बन सकता है कि विलियम मैकडूगल के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के अनुसार कौन सी एक मूल प्रवृत्ति की विशेषता है अथवा कौन सी एक मूल प्रवृत्ति की विशेषता नहीं है। यानी मूल प्रवृत्तियों के अंदर कौन कौन सी खासियतें पाई जाती है। तो लेते हैं अगली स्लाइड, जिस पर हम इनका विशेषताएं समझते हैं। जिनको अब तक मूल प्रवृत्तियां समझ में नहीं आई वो विशेषताओं को ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगी। मूल प्रवृत्तियों की विशेषताएं, मूल प्रवृत्तियों की विशेषताएं। इनकी विशेषताएं होती, देखिए पहली तो होती है अनैच्छिक होती है, यानी इन पर हमारी इच्छाएं काम नहीं करती, अनैच्छिक होती है। बायोलॉजी के अंदर भी हम पढ़ते हैं कुछ अनैच्छिक क्रियाएं शरीर के अंदर जितनी भी होती है उन पर हमारा वश नहीं चलता, हम चाह कर भी उनको बदल नहीं सकते। उनका जो काम करने का रिदम होती है, तरीका होता है, प्रकट होने की उसकी प्रकृति होती है, उसमें हम किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकते। ये होती है अनैच्छिक प्रकार की। फिर दूसरी बात ये जन्मजात होती है, इनको पैदा करने की जरूरत नहीं होती, जन्मजात होती है। या फिर हम इनको कह सकते हैं जन्मजात जो चीज होती है उसको इन्नेट कहते हैं। इन्नेट यानी इनबिल्ट, प्राकृतिक। तीसरी चीज प्राकृतिक होती है, जो चीज जन्मजात है हमारे अंदर उसको हम प्राकृतिक कहेंगे। प्राकृतिक होती है, जन्मजात होती है, प्राकृतिक होती है। जन्मजात होती है का मतलब ये वंशानुगत से भी बड़ी बात है। वंशानुगत होती है का तो मतलब होगा कि अगर पिता दादा में है तो ही दूसरे आगे की संतानों में आएगी, अन्यथा नहीं आएगी। लेकिन ये मानव प्रकृति के अंदर है, मनुष्य जन्म लेगा तो उसके अंदर आवश्यक रूप से मूल प्रवृत्तियां तो होगी होगी। इस प्रकार ये जन्मजात होती है। प्राकृतिक इसलिए होती है क्योंकि प्रकृति द्वारा उत्पन्न है, इनके अंदर हम चाहकर भी कोई बदलाव नहीं कर सकते। और फिर देखना है कि इंपॉर्टेंट कथन कि मनोविश्लेषणवाद के अनुसार, मनोविश्लेषणवाद के अनुसार, मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन या मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय या मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत किसने दिया, इसको हम शाम को विस्तार से पढ़ने वाले अगली क्लास में। हालांकि इसका संबंध सिगमंड फ्राइड से है, इसकी चर्चा यही हो जाती। मनोविश्लेषणवाद के अनुसार मूल प्रवृत्तियां अचेतन मन में रहती है। अनुसार मूल प्रवृत्तियां कहाँ रहती है? अचेतन मन में। मूल प्रवृत्तियां अचेतन मन में रहती है। अचेतन मन में कौन सी बातें रहती है? तो ध्यान रखना, अचेतन मन में वो बातें रहती है जिन पर चेतन मन का वश नहीं चलता। चेतन मन यानी हमारा मौजूदा दिमाग जो काम कर रहा है उसका वश नहीं चलता। हम जानबूझकर अचेतन मन की इच्छाओं को दबा नहीं सकते, उनको प्रकट होने से रोक नहीं सकते, और ये दमित इच्छाओं के रूप में जानी जाती है। मूल प्रवृत्तियां अचेतन मन में रहती है। जब हम मनोविश्लेषणवाद पढ़ लेंगे तो ये बात आपकी और ज्यादा मजबूती से क्लियर हो जाएगी। आगे देखो, इन्हें नष्ट नहीं किया जा सकता। मूल प्रवृत्तियों को नष्ट नहीं किया जा सकता, इन्हें नष्ट नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। लेकिन अभ्यास के द्वारा इनमें कुछ परिवर्तन या फिर कुछ संशोधन हम कर सकते हैं। उसके लिए भी हमें बहुत ज्यादा अभ्यास या कोशिश करनी पड़ती है। जैसे आर्मी स्पेशल ट्रेनिंग्स होती है, ऐसी ट्रेनिंग्स के अंदर हम प्रयास करके कुछ चीजों पर, कुछ आदतों पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसी टाइप से इसमें पूरी तरीके से इनको नष्ट तो नहीं कर सकते, इन्हें नष्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ संशोधन किए जा सकते हैं। लेकिन कुछ संशोधन संभव है, कुछ संशोधन संभव है। सब कुछ नहीं बदल सकते, इसमें आमूल चूल परिवर्तन तो संभव है ही नहीं,
लेकिन थोड़ा बहुत संशोधन मूल प्रवृत्तियों के अंदर किया जा सकता है, संभव है। जैसे डर लगने पर हम बार बार भागते हैं, भय लगेगा तो भागेंगे। भय एक संवेग है जिसके प्रकट होने पर या भय संवेग की उपस्थिति के समय मनुष्य के अंदर और सभी प्राणियों के अंदर पलायन की प्रवृत्ति आती है, पलायन की मूल प्रवृत्ति है, जिसको हम भय लगेगा तो भागेंगे निश्चित है। लेकिन अगर हम बार बार प्रैक्टिस करें भय को भगाने की तो कुछ हद तक हम भय से भागेंगे नहीं। लेकिन किसी परिस्थिति में एकदम नया भय आ गया जिसको रोकने की हमने प्रैक्टिस की नहीं है, तो फिर उस समय हमें को पलायन करना ही होगा। यानी मूल प्रवृत्ति कभी भी पूरी तरीके से समाप्त नहीं हो सकती, ये हमारे अंदर ही रहती है और इसमें कुछ संशोधन अभ्यास के द्वारा, प्रशिक्षण के द्वारा, कोशिश के द्वारा किए जा सकते हैं। ये मूल प्रवृत्तियों की विशेषता है जिनको आपको समझना अच्छे से चाहिए कि पहली बात, अगर मूल प्रवृत्ति किसने दी है, मूल प्रवृत्ति सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, वो समझ में आ जाए तो उसके बाद आपको मूल प्रवृत्तियों की विशेषता याद होनी चाहिए। और फिर हम आगे पढ़ते हैं कि कौन कौन सी और कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई गई है। देखो, विलियम मैकडूगल की एक बुक है जिसके अंदर उन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई। मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के अनुसार उन्होंने अपनी एक पुस्तक है जिनका नाम है एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी, एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी, यानी कि सामाजिक मनोविज्ञान के साथ साइकोलॉजी, सामाजिक मनोविज्ञान से एक परिचय, सामाजिक मनोविज्ञान से एक परिचय। कुछ बुक्स के नाम हमने पहले भी पढ़े हैं और जहाँ जहाँ परिस्थितियाँ होती है, जहाँ जहाँ आवश्यकता होती है, वहाँ वहाँ इन बुक्स को अगर पढ़ते जाएंगे तो धीरे धीरे हमारे टॉपिक से जुड़ी हुई खास खास बुक्स के नाम हमको याद हो जाएंगे। सामाजिक मनोविज्ञान से एक परिचय, मनोविज्ञान से एक परिचय, ये पुस्तक का नाम है। ये किसने पुस्तक लिखी है? विलियम मैकडूगल ने, विलियम मैकडूगल ने। विलियम मैकडूगल ने इस पुस्तक में कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई? कुल 14 मूल प्रवृत्तियां बताई और प्रत्येक मूल प्रवृत्ति जो है किसी एक संवेग के कारण प्रकट होती है। 14 मूल प्रवृत्तियां बताई। मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी? 14। यहां से भी सीधा सीधा सवाल बनता है कि विलियम मैकडूगल ने मूल प्रवृत्त्यात्मक सिद्धांत के अंदर मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी बताई। फिर इसमें और क्या निष्कर्ष रहता है? तो इसमें एक निष्कर्ष रहता है कि प्रत्येक मूल प्रवृत्ति एक संवेग से संबंधित होती है। संवेग का मतलब भावनाएं होती, भाव होते हैं, इमोशन होते हैं, जिनको हमने इमोशनल डेवलपमेंट के अंदर देखा था, भावनात्मक विकास के अंदर पहले उस पर चर्चा की थी। अब हम इसको और थोड़ा विस्तार से देख लेंगे कि भाई संवेग और मूल प्रवृत्ति दोनों होते क्या हैं। तो पहली बात तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि प्रत्येक मूल प्रवृत्ति एक संवेग से जुड़ी होती है। प्रत्येक मूल प्रवृत्ति या मूल प्रवृत्तियां, प्रत्येक मूल प्रवृत्ति संवेग से जुड़ी होती है। यानी मन के अंदर जो भावना आएगी उस भावना के प्रति एक न कोई मूल प्रवृत्ति जरूर प्रकट होगी। जैसे भावना मन के अंदर आती है डर, डर एक भाव है और डर भाव जब जब मन में उपस्थित होगा तब डर के प्रति या भय के प्रति हमारे द्वारा एक क्रिया की जाएगी और उस क्रिया को हम कहते हैं पलायन या भागना। मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के अंदर भी यही लिखा हुआ है। तो जितने भी संवेग हमारे अंदर होते हैं मनुष्यों के अंदर, प्रत्येक संवेग से एक मूल प्रवृत्ति जुड़ी होती है। किसके अनुसार? विलियम मैकडूगल के अनुसार। फिर कैसे प्रकट होती है ये मूल प्रवृत्तियां, सामने कैसे आती है? तो उसका एक प्रोसेस है। इसलिए कहा जाता है कि मूल प्रवृत्ति के पक्ष पढ़ना। मूल प्रवृत्ति के जो 3 पक्ष होते हैं उन पक्षों को समझने के बाद पता चल जाता है कि मूल प्रवृत्ति के प्रकट होने का तरीका क्या होता है। तो इसके लिए हमको समझना पड़ेगा मूल प्रवृत्तियों के 3 पक्ष। मूल प्रवृत्तियों के 3 पक्ष बताए हैं, मूल प्रवृत्तियों के 3 पक्ष, और ये 3 पक्ष बताए गए हैं विलियम मैकडूगल के द्वारा। इन पक्षों से भी प्रश्न बनते हैं। पहला पक्ष है इसका ज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव टाइप का पक्ष। दूसरा है भावात्मक यानी कि इमोशनल टाइप का, भावात्मक एब्स्ट्रैक्टिव, और नंबर 3 क्रियात्मक, क्रियात्मक।
मूल प्रवृत्तियों के 3 पक्ष हैं। इन 3 पक्षों से गुजर कर मूल प्रवृत्ति पूरी तरीके से प्रकट होती है और मानव व्यवहार को दिशा देती है। अब ज्ञानात्मक पक्ष, बाद में भावात्मक पक्ष और सबसे अंत में क्रियात्मक पक्ष। इसमें मूल प्रवृत्ति प्रकट कैसे होती है उसको हम यहाँ पर अच्छे से समझ लें। मान लो कि ज्ञानात्मक पक्ष यानी मानव के मन के अंदर कोई विचार आया। विचार कैसे आया इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि हम मान लो कहीं पे चल रहे हैं रास्ते से, और चलते चलते हमें किसी प्राणी का बहुत छोटा बच्चा दिखा। छोटा सा प्राणी, जिस भी जीव का छोटा बच्चा होता है, चाहे मानव का हो या दूसरे जानवर का, उसको देख के मन में मतलब प्रेम का भाव पैदा होता है। जिस भी जानवर का, चाहे कुत्ते का पिल्ला हो, दूसरे जानवरों का छोटा बच्चा हो, उसको देखकर हमारे मन में करुणा का भाव आता है, उसको प्रेम करने का, उसको उठाने का, उसको सहलाने का मन करता है। तो जैसे ही हम छोटे बच्चे को देखेंगे तो हमारे मन के अंदर विचार आएगा, यानी हमारी आंखों ने उसकी तस्वीर मस्तिष्क को भेजी और मस्तिष्क ने उस पर सोचना शुरू किया, ये विचार हुआ। यानी मूल प्रवृत्तियों का उद्गम या शुरुआत ज्ञानात्मक प्रकार से होती है, ये उसका पहला पक्ष है। उसके बाद हमारे मन में उस छोटे बच्चे के प्रति, चाहे जिस भी जानवर का है, उसके प्रति करुणा या प्रेम जागा, उसको हम कहते हैं भावनात्मक पक्ष, यानी कि भावना या संवेग। भावना या संवेग, संवेग पैदा हुआ, विचार किया तो संवेग पैदा हुआ। अब कुत्ते के पिल्ले के प्रति यह संवेग हुआ, अगर इसकी जगह कोई मोटा बिच्छू होता, काले रंग का भयंकर बिच्छू, जिसको देख के पसीने पसीने हो जाए हम, तो उसको देखेंगे तो कौन सा संवेग पैदा होगा? भय संवेग पैदा होगा। छोटे बच्चे को देखा तो प्रेम या फिर वात्सल्य प्रकार का या करुणा प्रकार का संवेग पैदा होगा। यानी कि पहले विचार आएगा, फिर विचार के बाद भावना प्रकट होगी, और भावना प्रकट होने के बाद क्रियात्मक रूप सामने आएगा, और भावनाओं के इसी क्रियात्मक रूप को कहते हैं मूल प्रवृत्ति। मूल प्रवृत्ति, ये मूल प्रवृत्ति के द्वारा मानव व्यवहार की पूरी प्रक्रिया है या पूरा प्रोसेस है। अब जितने भी संवेग बदलेंगे उतनी मूल प्रवृत्ति बदलती रहेगी। यानी विचार तो एक ही टाइप से आते हैं। अब मनुष्य किन किन चीजों से साक्षात्कार करता है, चीजें अलग अलग, परिस्थितियां अलग अलग, प्रत्येक परिस्थिति से साक्षात्कार करने पर अलग प्रकार का संवेग पैदा होगा, और प्रत्येक अलग प्रकार के संवेग के रिजल्ट के रूप में या संवेग के बाद में जो प्रकट होगी वो मूल प्रवृत्ति अलग अलग होगी। अब ये मूल प्रवृत्तियां कौन कौन सी प्रकट हो सकती है, इनको हम 14 मूल प्रवृत्ति और इन 14 के 14 मूल प्रवृत्ति के कारण यानी कि 14 संवेग पढ़ेंगे। कौन से संवेग के परिणाम स्वरूप या कौन से संवेग के जवाब में कौन सी मूल प्रवृत्ति प्रकट होती है, इनकी जोड़े हमको याद रखना पड़ेगा। जैसे भय पैदा होता है तो पलायन करना पड़ता है, प्रेम पैदा होता है तो वात्सल्य होता है, और अगर ईर्ष्या होती है तो हम क्या करते हैं, प्रत्येक प्रकार के संवेग के साथ एक मूल प्रवृत्ति को जोड़कर हमको याद रखना है। 14 संवेग और 14 मूल प्रवृत्ति रटना नहीं है, लेकिन संवेग जब भी दिमाग में आए तो मूल प्रवृत्ति आनी चाहिए, और मूल प्रवृत्ति आए तो संवेग आना चाहिए। अब किस प्रकार संवेगों के प्रति मूल प्रवृत्तियां प्रकट होती है ये आपको समझा दिया है। अब हम प्रत्येक मूल प्रवृत्ति को एक एक लेकर देखते हैं। एक बार आप स्लाइड देख लीजिए। फिर हम एक टेबल बनाते हैं। एक तरफ हम लिखते हैं संवेग, यानी कौन सा संवेग प्रकट हुआ दिमाग के अंदर, पहले विचार किया, विचार के बाद हम संवेग यानी कि इमोशन तक पहुंचे, इसको भावना भी कहते हैं, और फिर उस संवेग के प्रति कौन सी एक्टिविटी हुई उसको हम मूल प्रवृत्ति कहते हैं। संवेगात्मक विकास के अंदर हमने देखा था कि जन्मजात मनुष्यों के अंदर सभी प्रकार के संवेग विकसित नहीं होते, लेकिन धीरे धीरे विकास क्रम में सारे संवेग हमारे अंदर आ जाते हैं। लेकिन मूल प्रवृत्तियां जो है, जन्मजात गुण हमारे अंदर ही होता है, और जब सारे संवेग प्रकट हो जाते हैं, सारे संवेग विकसित हो जाते हैं, तो प्रत्येक प्रकार के संवेग के जवाब में एक मूल प्रवृत्ति प्रकट होने लगती है। मूल प्रवृत्तियों को क्या कहते हैं? इंस्टिंक्ट्स कहते हैं इंग्लिश में, इंस्टिंक्ट्स ये होती है। अब इधर एक संवेग लिखेंगे और उसके प्रति कौन सी क्रिया करता है मनुष्य, उसको उधर लिखेंगे। मान लो कि पहली मूल प्रवृत्ति हमारे सामने भय यानी कि डर, या इसको हम डर भी लिख सकते हैं, अंग्रेजी में इसको फियर कहते हैं। इसके प्रति कौन सी मूल प्रवृत्ति प्रकट होगी तो सोच कर देखिए। जब हमें डर लगता है, हमारे सामने कोई भयानक जानवर आ जाता है, हमें किसी भी चीज का डर लगता है, तो हम उससे दूरी बनाने की कोशिश करते हैं, एस्केप करते हैं, यानी कि पलायन करते हैं, दूरी बढ़ाते हैं। यानी कि जब भय मन में पैदा होगा तब हम पलायन करेंगे। पलायन करना या भागना, इसको आपको यहीं पर याद कर लेना है, ऐसे रटकर याद नहीं कि 14 के 14 मूल प्रवृत्तियां रटो और बोलो, और प्रत्येक के साथ
एक एक संवेग बोलो। ऐसा करने से हमारी मानसिक ऊर्जा ज्यादा खर्च होगी। उससे बढ़िया है कि आप भय को समझो। भय जब संवेग मन में आता है तो होता क्या है, तो एनी हाउ हमको भागना पड़ता है, हमको एस्केप होना पड़ता है। एस्केप होना, एस्केप होने का मतलब है दो चीजों के बीच में दूरी बनाना। एस्केप होंगे, इसी को कहते हैं पलायन करना या भागना। फिर नंबर 2 दूसरा संवेग देखते हैं हम। जब हमको क्रोध आता है, यानी जब एंगर प्रकट होता है, एंगर होते हैं हम, एंग्री होते हैं, तब गुस्सा होता है। तो कब होता है, तो गुस्सा जब होगा तो हमारे मन के अंदर हम युयुत्सा चाहते हैं। युयुत्सा, युयुत्सा का मतलब होता है युद्ध की इच्छा, युद्ध की इच्छा, लड़ने की इच्छा। अब ये इच्छा जो है हमारे वश की नहीं होती है। मूल प्रवृत्तियां चूंकि अनैच्छिक होती है और अचेतन मन से संचालित होती है, और ये हमारी मूलभूत प्रकृति है, जिसको ना डेवलप किया जा सकता है ना खत्म किया जा सकता है। इसलिए जब जब प्राणी क्रोधित होते हैं तब तक वो लड़ाई करने की, युद्ध करने की इच्छा रखते हैं। ये युद्ध जरूरी नहीं कि अस्त्र शस्त्र उठा के ही किया जाए, ये जुबानी जंग भी हो सकती है। हम बोलकर भी किसी को कुछ कह सकते हैं। जब भी क्रोध होगा तो क्रोध के प्रकटीकरण के स्वरूप या क्रोध का प्रकट रूप जो होगा वो किस रूप में सामने आएगा, युद्ध की इच्छा के रूप में, लड़ाई के रूप में आएगा। दो जने जो आ, आ, कोई भी युद्ध का कारण होता है तो उसमें सबसे पहले क्रोध ही होता है या किसी प्रकार की नाराजगी ही होती है। फिर अगला हम देखते हैं घृणा। तीसरे प्रकार की जो संवेग है वो है घृणा। जब भी किसी प्राणी के अंदर किसी चीज से घृणा होती है, घिन आती है, तब घिन आती है तो क्या होता है, हम घिन से निवृत्ति चाहते हैं, निवारण चाहते हैं, उससे दूर भागना चाहते हैं। तो उसका जो मूल प्रवृत्ति होगी होगी निवारण, या फिर प्रतिकर्षण भी कहते हैं, प्रतिकर्षण, दोनों में से कोई शब्द प्रयोग हो सकता है। यानी कि घृणा जब जब प्राणी किसी चीज से करता है या मनुष्य किसी चीज से घृणा करता है, तब वो चाहता है कि उसका निवारण हो, यानी वो खत्म हो जाए। घृणित चीज हम देखते हैं, घृणित दृश्य हो, कोई घृणित चीज हो जिससे हमारे मन में घिन पैदा होती है, तो ऐसी घिनौनी चीज हम चाहेंगे हमारे सामने से दूर चली जाए, यानी उससे हम प्रतिकर्षित होंगे, उसकी तरफ खींचेंगे नहीं, उससे हम दूर जाएंगे। देखो, दूर जाना तो पलायन या भागना भी होता है, लेकिन घृणा से जो हम दूर होते हैं वो सीधा भागना नहीं होता, उसमें निवारण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण शब्द भी आ सकता है, पलायन शब्द वहां पर प्रयोग नहीं होगा। ये मूल प्रवृत्तियां मूलतः संवेग के प्रकटीकरण के रूप में होती है। तो संवेग जितने भी होंगे उतनी ही मूल प्रवृत्तियां होगी, यानी कि इनकी संख्या, संवेगों की संख्या के आगे हम नंबर लगा रहे हैं कि संवेग 1 2 3 4, तो गिननी इनको साथ साथ मूल प्रवृत्तियों को भी है कि भी प्रत्येक संवेग के प्रति मूल प्रवृत्तियां प्रकट होती है। चूंकि यहाँ से सवाल जब बनता है तो पूछा जाता है कि मूल प्रवृत्तियों की संख्या जो है कितनी बताई गई है, इसलिए इसको संख्या के हिसाब से भी ध्यान रखना है। फिर अगला होता है अचरज या आश्चर्य। जब हमको आश्चर्य होता है किसी चीज को देखकर, तब हमारी उंगली जो है दांतों के तले दब जाती है, और दांतों के तले दबती है तो मन में एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है, और उसको हम कहते हैं जिज्ञासा, जानने की इच्छा, जानने की इच्छा। मान लो कि आपने जीवन में कभी एफिल टावर की फोटो भी नहीं देखी, लेकिन पहली बार जब आपके सामने एफिल टावर आता है तो उसको देख के आप क्या सोचेंगे कि ये कौन सा, मतलब किस कंपनी का नेटवर्क का टावर है, या फिर ये किस टाइप का बिल्डिंग है या किस टाइप का स्ट्रक्चर है, उसको लेके तमाम सवाल मन में पैदा होगा। यानी आश्चर्यजनक चीजों को देखने पर मन में क्या पैदा होता है, जिज्ञासा होती है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। प्रत्येक संवेग के साथ हमने जितनी मूल प्रवृत्ति हम पढ़ेंगे उनको एक बार समझ कर याद करना है। बाद में जब भी आपके सामने संवेग, एक संवेग लिखा जाएगा और सामने मूल प्रवृत्ति होगी तो उसको आप पहचान लेंगे। आमतौर पर प्रश्न कैसे बनता है कि मूल प्रवृत्ति और संवेग का कौन सा युग्म सही नहीं है, या मूल प्रवृत्ति और संवेग का कौन सा युग्म सही है, तो 4 ऑप्शन में से ऐसे जोड़ा मिलता है कि क्रोध युयुत्सा, घृणा निवारण, आश्चर्य जिज्ञासा, और भय के सामने मान लो शिशु रक्षा आ जाए, तो फिर शिशु रक्षा को हमें अलग करना पड़ेगा कि वो शिशु रक्षा यहाँ पर नहीं आएगा, चूंकि भय का जो मूल प्रवृत्ति है वो पलायन या भागना है। फिर नंबर 5 देखते हैं वात्सल्य। वात्सल्य क्या होता है, वात्सल्य माता पिता का, यानी कि पैदा करने वालों का, जनक जननी का अपनी संतानों से, अपने बच्चों से जो प्रेम होता है, जो लगाव होता है, उसको वात्सल्य कहते हैं। वात्सल्य शब्द में, वात्सल्य शब्द जो है वत्स से बना है, वत्स का मतलब बच्चा। बच्चे की रक्षा के लिए, बच्चे से प्रेम के लिए, उसको संरक्षण देने के लिए मन में जो भाव पैदा होते हैं उसको हम कहते हैं वात्सल्य। वात्सल्य के प्रति जो मूल प्रवृत्ति प्रकट होगी वो होगी शिशु रक्षा, यानी बच्चे को बचाने की,
बच्चे को प्रेम करने की, बच्चे से लगाव रखने की जो प्रवृत्ति होगी वो हमारे मन में हमारे क्रियाओं के अंदर प्रकट होगी। वो बातें जो है मन में आती है, ये बातें मन का विषय है, ये मन का विषय है और ये क्रिया का विषय है। जब मन में ये बातें आएगी तब क्रिया के रूप में हम ये प्रकट करेंगे। पहले मन में बात आएगी या पहले क्रिया होगी? तो सीधी सी बात है कि मूल प्रवृत्तियों के हमने 3 स्टेप में देखे थे कि 3 इसके पक्ष होते हैं। सबसे पहले विचार आता है और विचार पर ज्यादा करने पर हमारे मन में संवेग प्रकट होता है, और फिर जब संवेग मस्तिष्क में आता है या संवेग पूरी हमारी समझ में आता है तब उस संवेग के प्रति हम कोई क्रिया करते हैं और उसी क्रिया को कहते हैं मूल प्रवृत्ति। यानी कि संवेग मन का विषय है और मूल प्रवृत्तियां क्रिया का विषय है। अगला है कष्ट। कष्ट यानी कि पीड़ा, दर्द, कष्ट या पीड़ा। जब हमें दर्द होता है या कष्ट होता है या पीड़ा होती है तो आमतौर पर सोचकर देखिए कि हम क्या करेंगे। किसी भी प्रकार का कष्ट हो, मान लो कि हमें तेज बुखार हुआ हो, तो हम क्या करेंगे? नॉर्मली टेबलेट लेने की कोशिश करेंगे और हम चाहेंगे कि हमें कोई बचाए, हमारी कोई मदद करे। जैसे समस्या में फंसा हुआ कोई भी आदमी हेल्प हेल्प चिल्लाता है, यानी वो क्या चाहता है? वो शरण चाहता है। तो जब भी प्राणियों को कष्ट होता है तब वो शरणागति चाहते हैं, यानी किसी न किसी की शरण में जाना चाहते हैं। तो ये जो शरणागति है ये कष्ट या पीड़ा के प्रति प्रकट होने वाली मूल प्रवृत्ति। कभी शरणागति की जगह अगर सहारा शब्द भी प्रयोग कर ले कि मान लो सहारा मांगे, तो ये आपको शब्द जो है इनको आपको अच्छे से समझना पड़ेगा कि शरणागति के और भी शब्द प्रयोग किए जा सकते हैं। इसके लिए अगर हम इंग्लिश पे ज़्यादा भरोसा करते हैं तो वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा हो सकता है। जैसे शरणागति को हम क्या कह सकते हैं? अपील कह सकते हैं। इंग्लिश वालों को याद रखें तो हमारे लिए ज़्यादा परफेक्ट चीज़ होती है कि जब भी आप मूल प्रवृत्तियों को पढ़ें तो प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के लिए और जो टेढ़ा शब्द लगता है उसके लिए आप, जैसे क्रोध आएगा तो क्रोध के लिए कोप आ सकता है, गुस्सा आ सकता है, ये तो सामान्य शब्द हम पकड़ लेंगे। लेकिन शरणागति के लिए और क्या शब्द आ सकते हैं वो अगर आप पकड़ नहीं पा रहे हैं तो फिर क्या करना है? इसके अंग्रेजी वाले वर्ड्स याद रखते हैं। अब क्या है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्ड्स हो जाएंगे इंग्लिश के, इसलिए मैं अंग्रेजी लिखकर आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। बाकी अगर आपकी अंग्रेजी अच्छी है तो फिर आप मूल प्रवृत्तियाँ और संवेग दोनों के लिए अंग्रेजी शब्दों को याद कर सकते हैं ताकि वो दिमाग से कभी भी स्किप हो ही नहीं। एक बार आप पैनल पर देखिए सभी प्रकार के संवेग कि कौन से संवेग पर कौन सी मूल प्रवृत्ति प्रकट होगी, और फिर उसके बाद आगे हम देखते हैं। अगला हम संवेग लिखते हैं, कितने नंबर का हो जाएगा? 7। सृजनात्मकता। अगर सृजन का भाव मन में आता है या सृजनात्मकता आती है, कुछ बनाने की इच्छा होती है, क्रिएटिविटी दिमाग में आती है, तो फिर उससे क्या होगा? सृजनात्मकता का परिणाम होगा रचना। यानी हम कुछ ना कुछ कार्य कर लेंगे, कोई चीज बना देंगे, रचना या फिर कृति। रचना कर देंगे, कृति कर देंगे। मान लो हमारे मन के अंदर बैठे बैठे कोई चित्र बनाने की भावना पैदा हुई कि मैं चित्र बनाऊं ताकि मेरी अभिव्यक्ति हो जाए, मेरे मन के अंदर जो विचार आए उनको मैं प्रकट कर सकूं। तो जब वो सृजनात्मकता का संवेग मन में आएगा तो उसके प्रति जो क्रिया होगी उसको रचना या कृति कहेंगे। और वो कृति चित्र के रूप में हो सकती है, गाने के रूप में हो सकती है, नृत्य के रूप में हो सकती है, भाषण के रूप में हो सकती है। इस प्रकार से ये सृजनात्मकता संवेग हो जाता है। इसके अलावा कौन सा संवेग होता है? अकेलापन। मान लो लोनली लेस फील कर रहा है, अकेलापन यानी लोनली लेस, लोनलीनेस, अकेलापन। हालांकि अकेलापन सामान्य शब्द है, हर कोई समझ सकता है इसको। अकेलेपन की जगह एकांकीपन आ सकता है। अकेलेपन की जगह क्या आ सकता है? एकांकीपन, अकेला होना, एकांकी होना। जब ये संवेग मन में आएगा कि मैं अकेला क्यों बैठा हूं, तो फिर इसके प्रति मूल प्रवृत्ति जो प्रकट होगी वो होगी सामूहिकता। सामूहिकता यानी हम ग्रुपिंग चाहेंगे। ये तब होता है मूल रूप से, हम आम जीवन में भी देख सकते हैं कि काफी टाइम से अगर हम अकेले बैठे हैं, कोई काम में बिजी हैं तो ठीक है, लेकिन अगर हम व्यस्त नहीं, फ्री हैं, तो हमारा मन करेगा कि हम घर चले जाएं, हम मित्रों के साथ चले जाएं, हम ऐसे ग्रुप या ऐसे समूह में चले जाएं जो हमारा फैमिलियर है, जिनको हम जानते हैं, जो हमको जानते हैं। ऐसी स्थिति में हम जो है सामूहिकता प्रकट करेंगे। फिर 9 नंबर, स्वामित्व। किसी चीज पर मालिकाना जमाने का जो भाव आता है उसके प्रति हम करते हैं मूल प्रवृत्ति प्रकट होती है संचय की। स्वामित्व का मतलब क्या है? मालिक बनने का मन, मालिक बनने की इच्छा, किसी भी चीज को अपनाने का मन, तो उसका हम क्या करेंगे? संचय करेंगे। यानी अपनी चीजों को हर कोई संभाल के ही रखता है, जिस चीज के हम मालिक होंगे उसका हम संचय करेंगे। तो जब भी जिस भी चीज के प्रति हमारे मन में
स्वामित्व का भाव आएगा तो उसको लेकर हम क्या करेंगे, संचय की प्रवृत्ति रखेंगे। सभी प्रकार के प्राणी रखते हैं, सिर्फ हम ही नहीं, बाकी वाले प्राणी भी रखते हैं। मान लो कि मनुष्य के अलावा किसी जानवर की बात हो तो वो भी करेगा। अगर मन में मान लो कामुकता का भाव आए, कामुकता यानी सेक्सुअलिटी, सेक्सुअलिटी एक टाइप से भावना होती है और इसके प्रति जो प्रकट होती है वो काम होता है। साथियों, हम जब अभिप्रेरणा पढ़ेंगे तो अभिप्रेरणा में चालक पढ़ने पड़ेंगे कि अभिप्रेरणाएं किन किन चालकों की वजह से होती है। यानी हम कोई भी कार्य करते हैं तो कार्य क्यों करते हैं, कार्य इसलिए करते हैं क्योंकि कार्य को करने के लिए हमें चलाने वाली कुछ चीजें होती है जिनके प्रति हम मजबूरन कोई ना कोई गतिविधि करते हैं। फिर आता है 11 नंबर पर श्रेष्ठता की भावना। श्रेष्ठता की भावना, जब मन के अंदर श्रेष्ठ होने की बात आएगी कि हम सबसे श्रेष्ठ हैं, तब हम कौन सी गतिविधि करेंगे, तो हम आत्मगौरव करेंगे। मान लो हमें पता चला कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम सबसे बढ़िया हैं, हम सबसे ऊपर हैं, हमारी तुलना में और कोई नहीं है, तब हमारे मन में क्या आएगा, तो मन के अंदर जो भाव आएगा उसको कहेंगे हम आत्मगौरव। और अगर आत्महीनता की भावना आ जाए, मान लो आत्महीनता की भावना, यानी मन के अंदर तुच्छता आ जाए, हम खुद पर दया करने लगे, हमें लगे कि हम बहुत कम हैं, हम हकीर से जीव हैं, हम ऐसे प्राणी हैं जिनको कोई सीरियस नहीं लेता, ऐसा अगर भाव आ जाता है मन में, तो उसके प्रति हम कौन सी प्रतिक्रिया देंगे, दैन्य या दीनता। दीन दशा का मतलब करुणामयी भाव होता है और ये हम अक्सर देखते ही हैं। और अगर भूख की भावना मन में प्रकट होगी तो बताइए हम क्या करेंगे। मान लो हम भूखे हैं तो सोच कर देखिए, जब भूख की स्थिति आती है तो सब कुछ भूलकर हमारे चीज दिमाग में जो रहती है वो क्या रहती है, उस पर सोच कर देखिए। तो डेफिनेटली हम भूख की स्थिति में भोजन खोजेंगे, यानी कि भोजनान्वेषण करेंगे। भोजनान्वेषण यानी भोजन की खोज करेंगे, भोजन की इच्छा करेंगे या भोजन की हम चाहत रखेंगे। और फिर 13 संवेग और मूल प्रवृत्तियां हो गई। अब बचा है 14वां आखिरी, कि कौन सी एक और मूल प्रवृत्ति है जिसमें हम संवेग से जोड़ना है, वो है आमोद। आमोद का मतलब क्या होता है, आमोद का मतलब होता है कि मन में जब मौज करने का मन आए, खुश होने का मन आए, तो जब भी हम खुश होंगे तो न चाहते हुए भी हमारे व्यवहार में क्या प्रकट होगा, हास्य प्रकट होगा। हास्य का मतलब हंसना, हंसना, लॉफ्टर। इंग्लिश वालों को आप थोड़ा ध्यान रखना, जब भी आप इस प्रवृत्ति के सिद्धांत को देखें तो इंग्लिश को थोड़ा इंपॉर्टेंस दे सकते हैं। जैसे कि आमोद की आपको मान लो आमोद में आप समझे ही नहीं कि आमोद होता क्या है। आमोद प्रमोद पढ़ा तो बहुत बार है, तो इसका अंग्रेजी में एक ही फिक्स वर्ड है, अम्यूजमेंट। इसको फिक्स करके हम याद कर लो कि जब अम्यूजमेंट आएगा मन में, अम्यूजमेंट करने के लिए, अम्यूजमेंट हमारे सामने प्रकट हो गया, तब हम क्या करेंगे, हम हंसेंगे। मान लो कि मूवी देखने गए और ऐसा कोई सीन आपने देख लिया जिसमें बढ़िया किसी ने कोई उक्ति कही हो, कोई बात ऐसी आई हो जिसको हम जोक कह सकते हैं। जोक की स्थिति आती है तो फिर हमारे उस भावना के प्रति क्या क्रिया करेंगे, हम हंसेंगे। जोरदार हंसने की जो चीज होती है वो लफ्टर होती है। आमोद का खास रिलेशन जो है इसी प्रकार की चीजों से होता है, चुटकुले वगैरह जो हम देखते हैं उसको कहते हैं आमोद। तो आज की हमारी कक्षा हम यहीं पर समाप्त करेंगे। आज की क्लास जो है अर्जेंट में किसी खास वजह से ली गई, इसलिए हम इतना ही पढ़ाएंगे। और आज शाम को 8:50 पर यानी कि 9 बजे से थोड़ा पहले लाइव सेशन स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम 2 या 3 बाल विकास के खास सिद्धांत पढ़ेंगे। और ये ऐसे सिद्धांत होंगे जिससे कम से कम परीक्षा में 2 प्रश्न हमको देखने को मिलेंगे, चाहे किसी भी रिलेशन से हो। तो लाइव क्लास सब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं हम अगली क्लास में।